हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में, जहां हम कवर कर रहे हैं अपनी क्लास 12th का सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 1 कवर किया था और आज हम चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा, तो इस वजह से इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, consumption expenditure, investment and its components and stock and flows। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन, फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इन तीनों को हम कवर करेंगे हमारे पार्ट 2 में। ओके, क्लियर। तो आज पार्ट 1 में हम ये सब कवर कर लेंगे। क्लियर है ये बात। तो आज की क्लास में हम इन सब चीजों को बहुत ही बेसिक से कवर करेंगे। गुड्स क्या होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है, स्टॉक एंड फ्लो क्या है। तो इन सबको बहुत इजीली विद एग्जांपल समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं आपको क्लास से रिलेटेड सभी इजीली अवेलेबल हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही इजी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाता है और आप सबके लिए इकोनॉमिक्स को इजी बना देते हैं। तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको इस चैप्टर में हम कवर कर लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज। उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी और विद एग्जाम्पल मैं आपको ये सारे गुड्स के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो 12th के एंड तक भी ये इशू रहता है कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, कंजप्शन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है। तो इनमें ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, सारे गुड्स को मैं अच्छे से आपको प्रॉपरली समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होता है इसको समझिए। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स यानी जो प्रोडक्ट है या जो चीजें हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, ताकि समझने में आसानी हो कि उनका किस तरीके से यूज होता है या उनका इकोनॉमिक रोल क्या है। ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, लाइक फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ओके, सो इसे डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया। अब इन सब गुड्स का क्या काम है वो विद एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए एक पिक्चर लेके आई हूँ, इसके थ्रू आपको इजीली गुड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो समझ आएगी। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ गुड्स: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सो शॉर्ट वे में समझाऊंगी। फाइनल गुड क्या है? जो गुड्स रेडी हैं यूज के लिए। तो बास्केट में जो भी प्रोडक्ट पड़ा है वो सारे यूज होने वाले हैं, वही हमारे फाइनल गुड्स हैं। क्योंकि हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उसमें अपनी बास्केट में बहुत सारा सामान भर लेते हैं। तो वो सामान हम क्यों भर रहे हैं? जस्ट बिकॉज वो हमारा फाइनल गुड है, उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी वो पूरी तरीके से रेडी है यूज करने के लिए, तो उस गुड को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्लियर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो वो गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं दूसरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लाइक फ्लावर। अब फ्लावर किस काम आता है? आटा हम रोटी बनाने के काम में भी ले सकते हैं और ब्रेड बनाने के काम में भी ले सकते हैं, और भी काफी डिफरेंट यूजेस हैं फ्लावर के। ओके, सो इसलिए फ्लावर जो है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड हुआ, क्योंकि इससे और भी अदर गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी अदर गुड्स हम बना सकते हैं फ्लावर से। ओके, दैट्स व्हाई हम इसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प के थ्रू हम और प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? कंजप्शन गुड्स में वो सारे गुड्स आते हैं जो कि हमारे पर्सनल यूज के लिए होते हैं, लाइक ब्रेड। अब कोई कंज्यूमर ब्रेड लेकर जाता है शॉपकीपर से, तो वो ब्रेड अपने घर में यूज करेगा खाने के लिए। चाहे वो उससे ब्रेड पकोड़ा बनाए, चाहे वो ब्रेड बटर बनाए, वो उसकी खुद की चॉइस है, क्योंकि वो कंजप्शन के लिए लेके जा रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है। सो ये हमारे गुड्स कंजप्शन गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर रहा है। तो जब पर्सन कंजप्शन करेगा, कंज्यूम करेगा गुड्स को, वो हमारे कंजप्शन गुड्स होते हैं। ओके, एंड कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अदर गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, लाइक मशीनरी। क्लियर। तो इस पिक्चर को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजीली आपको ध्यान में रहेगा कि फाइनल गुड्स क्या हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, कंजप्शन गुड्स क्या हैं और कैपिटल गुड्स क्या हैं। तो ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल से, मैंने आपको इन सब में डिफरेंशिएट बता दिया है क्या डिफरेंस है इन सारे गुड्स में।
अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं विद एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आज के बाद आपको इन सारे गुड्स में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, तो मैं उसी तरीके से इसको आपको कवर करवा रही हूँ ताकि आप एग्जाम्स में जाकर भी इन सबको भूलो नहीं बिल्कुल भी। तो ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा, अच्छे से आपके ये सारे गुड्स कवर हो जाएंगे और एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो देखिए फाइनल गुड्स क्या है, मैंने आपको अभी बता दिया, जो गुड्स रेडी हैं यूज होने के लिए। तो फाइनल गुड्स में भी दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स में हमारे आ जाएंगे लाइक मिल्क, आइसक्रीम यूज फॉर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। तो कौन कंज्यूम करने वाला है इसे, कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है, चाहे वो दूध हो चाहे वो आइसक्रीम हो, तो ये हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए। एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या हुए, लाइक ट्रैक्टर्स है, क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो हमें फर्दर प्रोडक्शन में मदद करेगा, ठीक है। तो ट्रैक्टर भी हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड हुआ, क्योंकि इसके थ्रू हम बाद में फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट ट्रैक्टर तो हमें पूरा बना बनाया मिल रहा है ना, ये तो नहीं है अभी हमें घर जाके ट्रैक्टर के पहिए जोड़ने हैं या उसमें कुछ सेटिंग्स करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड मिल रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अच्छे से समझ आ गया होगा। और फाइनल गुड्स क्या है ये भी हमारा क्लियर हो गया है। बाकी आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इजीली आप उसे बाद में अच्छे से पढ़ सकें। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये सब आपको डिटेल में लिख के दिया है, तो अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आप इजीली इन सबको अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। अब देखिए बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं दूसरे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, दूसरे गुड्स को बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका लेके आई हूँ, चाय, जो कि हम सभी के घर में मोस्टली बनती ही है। तो देखिए टी पाउडर, मिल्क एंड शुगर ऑल आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपका जो टी पाउडर है, दूध है और शुगर है, वो तीनों ही इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बिकॉज उससे हमारा फाइनल गुड तैयार होगा जो कि होगी चाय, ओके, जो कि होगी हमारी टी। सो चाय बनाने के लिए जिन भी गुड्स का यूज किया गया वो हमारे कौन से गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज ये गुड्स दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर आप सभी को इंटरमीडिएट गुड्स, आगे चलें। सो नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स पढ़ लिए, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया, अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं वो समझते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स में हमारे वो सारे गुड्स आ जाते हैं जो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं कंज्यूमर्स के थ्रू और कंज्यूमर को वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, कंज्यूमर की जो वांट है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। और सबसे ज्यादा स्पेशलिटी जो है कंज्यूमर गुड की वो ये है, दीज गुड्स आर नॉट यूज फॉर एनी फर्दर प्रोडक्शन। तो किसी भी अदर प्रोडक्शन के काम में नहीं आता है, क्योंकि एक कंज्यूमर तभी गुड्स को परचेज करेगा जब उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज करना हो, ठीक है, मीन्स पर्सनल यूज के लिए यूज करना हो, तब वो उस गुड्स को परचेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, स्टेशनरी आइटम्स, मील एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर गुड्स को हम कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। सभी चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आप इजीली उसे पढ़ पाए, ठीक है। तो कंजप्शन गुड बोलेंगे कंज्यूमर गुड को। एंड कैपिटल गुड्स जो कि अदर प्रोडक्ट को बनाने में काम आती हो, लाइक ट्रैक्टर्स, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्रीज, ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पर ट्रैक्टर्स को कैपिटल गुड में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। लाइक फार्मर के लिए एक ट्रैक्टर जो है वो कैपिटल गुड है, क्योंकि वो ट्रैक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद वो वहां पर फार्मिंग अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। ट्रैक्टर की हेल्प से उसके काम बहुत आसान हो जाएंगे, उसके थ्रू वो खेती बहुत आराम से कर पाएगा। तो इसलिए फार्मर के लिए ट्रैक्टर बहुत हेल्पफुल है, उसके थ्रू वो अपनी खेती को बढ़ा सकता है, ठीक है। और प्लांट एंड मशीन्स के थ्रू और भी प्रोडक्शन में हेल्प हो सकती है। अगर किसी फर्म ने कोई जगह खरीदी और वहां पर मशीनरी डाल दिया तो उससे लेबर को भी काम मिलेगा और मशीन्स के थ्रू बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। बट कैपिटल गुड्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है, कैपिटल गुड्स ऑलवेज कैरी डेप्रिसिएशन कॉस्ट विद इटसेल्फ। कैपिटल गुड्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन होता ही होता है, क्योंकि कोई भी हम पूंजी इकट्ठी करते हैं, कैपिटल को हम पूंजी बोलते हैं। तो अगर कोई भी हम पूंजी इकट्ठी करते हैं, अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है तो वो मशीन एक ना एक टाइम खराब तो होएगी, पुरानी भी होगी, तो उसकी जो कॉस्ट होगी, अगर मैंने आज 1 लाख रुपए में खरीदी है तो आने वाले टाइम में वो 1 लाख की बिक जाएगी, नहीं बिक सकती। उसी की तरह एग्जांपल लेती हूँ आपकी स्कूटी का, अगर आपके पास स्कूटी है और आप उसे 1 लाख में खरीदते हैं, तो अगर आप उसे 5 साल बाद बेचने की सोच रहे हैं
तो 5 साल बाद क्या आपको उसका 1 लाख मिलेगा? नहीं, वो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, डेप्रिशिएशन लग जाएगा, इसकी वजह से आपका जो कैपिटल गुड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। सब कुछ मैंने विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको ये सारी डेफिनेशन पढ़ने में दिक्कत है, लंबा लग रहा है, तो आप इस पिक्चर को याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन सारे गुड्स को कवर करना। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से दे दिया। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होता है कवर। ओके, नेक्स्ट हमारा है आज का टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक्स क्या होते हैं, फ्लोस क्या होते हैं, उसको समझाने के लिए मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी पिक्चर्स हैं, देखिए। मोस्टली टीचर आप सभी को एग्जांपल देंगे टैप एंड वाटर का, टैप एंड ग्लास का। तो आपको मैं यहाँ पर वाटर एंड ग्लास का भी एग्जांपल देने वाली हूँ और एक डिफरेंट एग्जांपल है वो भी आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता होगा स्टॉक्स क्या है। जब कोई चीज इकट्ठी हो गई तो वो स्टॉक हो गई, और जब वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है तो फ्लो हो गई, क्योंकि उसका एक फ्लो बना हुआ है। तो उसी तरह टैप में से जब कॉन्टिन्यूसली वाटर निकल रहा है तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, और जैसे ही उसे हम ग्लास में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो हम बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो जरूरी होता है स्टडी करना, क्योंकि ये हमें अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ को समझाने में मदद करता है। तो जो स्टॉक होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर मेजर की जाती है। इसके थ्रू हमें इकोनॉमी की करंट जो स्टेट होती है उसे समझने में मदद मिलती है। अब अगर हम बात करें कैपिटल स्टॉक की, तो कैपिटल स्टॉक एक स्टॉक है जो बताता है कि किसी भी वक्त इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान मेजर की जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए, ये तो हुआ हमारा एग्जांपल टैप वाटर का। अब बैंक का एक एग्जांपल देखते हैं। फ्लो भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। जब पैसा इन हो रहा है बैंक के तो वो इनफ्लो हुआ, और जब हम बैंक से उस पैसे को निकाल रहे हैं तो हमारा आउटफ्लो हो गया। ठीक है, विड्रॉल करा रहे हैं तो आउटफ्लो हो गया। तो जैसे आपके बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर दिन कितना पैसा है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया कि पर्टिकुलर दिन में हमारे पास इतना पैसा है, यानी कि $20,000 है 5 जनवरी 2021 तक, तो ये हमारा स्टॉक हो गया। और वहीं बात करें फ्लो की, तो आपकी महीने भर की जो सैलरी है वो आपकी फ्लो कहलाएगी, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके एक महीने में कितना पैसा कमाया। तो मानिए आपने $10,000 कमाए, उसमें से $1,000 पर मंथ आप अपने अकाउंट में सेव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो स्टॉक हो गया, फिलहाल अभी आपके हाथों में है, अभी वो इनफ्लो सिचुएशन में है। तो उसमें से आप ₹1,000 बैंक में जैसे ही डिपॉजिट कराते हैं तो वो स्टॉक कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि अब वो इकट्ठा हो गया, वो स्टॉक हो गया है बैंक में। अब जैसे ही आप बैंक से विड्रॉल कराते हैं $200 हर महीने, तो वो हमारा आउटफ्लो हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ? एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। अगर आपके पास ₹1,000 हैं और वो आप सोच रहे हैं कि आप डिपॉजिट करा दे बैंक में, ठीक है, तो फिलहाल ₹1,000 जब आपके हाथ में है तो वो इनफ्लो है, और जैसे ही आप उसे बैंक में जमा करवाएंगे तो वो हमारा स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो गया। तो जैसे ही विड्रॉ करवाएंगे तो वो आउटफ्लो हो गया। समझ आया? क्लियर हो गया होगा आई होप आप सभी को ये। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं, पिक्चर्स के थ्रू हमने समझ लिया। स्टॉक में क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जब हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं वो हमारा फ्लो हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम उस समय के साथ, ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, और अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपका स्टॉक एंड फ्लो से डिफरेंस पूछ लेते हैं या कुछ एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं इनमें से स्टॉक कौन सा है, इनमें से फ्लो कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, और जब ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी कॉन्टिन्यूसली और टाइम चल रहा है, तो वो हमारा फ्लो हुआ। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन। स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है, बट फ्लो हैज टाइम डायमेंशन। फ्लोज में जो है हमारा टाइम डायमेंशन होता है, लाइक पर आवर, पर डे, पर मंथ। ठीक है, ये सारे हमारे फ्लोज में टाइम डायमेंशन होते हैं, बट स्टॉक में ऐसी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है टाइम को लेकर। इसलिए हमारा जो स्टॉक है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, और फ्लो जो है हमारा वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा इसको, स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्टॉक, एस से याद रखिएगा।
स्टॉक इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो इज डायनामिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक में वाटर इन अ टैंक, अगर एक टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो स्टॉक हो गया, इकट्ठा कर रखा है हमने पानी, ठीक है। वेल्थ क्या हुई, ओवरऑल जो भी पर्सन की इनकम है, चाहे वो उसका घर हो, यानी जितनी भी कैपिटल है, इनकम है, वो सब उसकी वेल्थ में आ जाएगी। और फ्लो में वाटर इन अ स्ट्रीम, इनकम, चेंज इन कैपिटल, ये सारे हमारे फ्लोज के एग्जांपल हैं। तो बहुत ही अच्छे से स्टॉक एंड फ्लो क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं आपको कितना समझ आया, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप सभी बताइए मुझे इसमें स्टॉक कौन सा है और फ्लो कौन सा है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, देन अपना आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। सो वाटर इन अ रिजर्वायर, तो रिजर्वायर क्या होता है, जलाशय, जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं जिनमें पानी इकट्ठा किया जाता है उसे वाटर रिजर्वायर बोलते हैं। गलती से मैंने इसी में आंसर दे दिया आपको। आप बताइए ये स्टॉक होगा या फ्लो होगा। वीडियो पोस्ट कर लीजिए। जब पानी जलाशय में इकट्ठा किया गया तो यानी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ओके। और जब पानी हमारा रिवर में है, यानी वो कॉन्टिन्यूसली बह रहा है, तो वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, फ्लो, ठीक है, समझ आया। अब कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, अब मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर डिफरेंस समझ आया होगा अच्छे से तो आप अभी इजीली इसका आंसर बता देंगे कि ये स्टॉक है या फ्लो है। ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है, तो वीडियो पोस्ट करके आंसर दीजिए। तो जब बात ड्यूरिंग द ईयर की होती है तो यानी कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो कार मैन्युफैक्चर की जा रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, ये अगेन हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, फ्लो हुआ। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वो हमारा कौन सा होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता। ओके, क्लियर, स्टॉक एंड फ्लो ड्यूरिंग द ईयर एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक बार ये सभी आप एग्जांपल्स लिख लीजिए, उसके बाद आप इसका स्टॉक एंड फ्लो उसके सामने लिखिए कि कौन सा है जो स्टॉक का है, कौन सा है जो फ्लो का है। और सॉल्यूशन इसका मैं आपको दे देती हूँ। तो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, ये हमारे स्टॉक के एग्जांपल्स हैं और ये हमारे फ्लो के एग्जांपल्स हैं। बट आप एक बार इन सभी को लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं आप सभी से। सो आई होप स्टॉक एंड फ्लो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल, विद पिक्चर्स। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, चार कॉन्सेप्ट आज हमें पढ़ने थे, जिसमें से हमने कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, स्टॉक एंड फ्लोज। अब हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को समझने के लिए सबसे पहले आपको कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को अलग करना होगा। तो कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर को बीच में से ब्रेक कर लीजिए। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, कंजप्शन, यानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा कंजप्शन हुआ, और एक्सपेंडिचर जो हम उस पर खर्चा कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। तो जैसे ही हमने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हमें इजीली समझ आ गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। तो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत आसान है, बट आपको नजरिया उसके लिए बदलना पड़ेगा। चीजों को डिफिकल्ट तरीके से ना देखकर आपको इजी तरीके से देखना होगा। अगर आपका नजरिया उसे इकोनॉमिक्स को देखने का सिंपल हुआ तो आप सिंपली उसके सभी एक्सप्लेनेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी इजीली बन गई जैसे ही हमने कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को अलग किया। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, जो भी हम फाइनल गुड्स कंज्यूम करते हैं उस पे जो भी खर्चा होता है, जो कि हाउस होल्ड परचेज करते हैं, क्योंकि हर हाउस होल्ड कंजप्शन तो करेगा ही, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कंजप्शन के ऊपर होने वाले खर्चे को, जो भी हमारे फाइनल गुड्स हैं, जो भी हम परचेज कर रहे हैं, उन सभी खर्चों को हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसमें भी तीन कंपोनेंट्स हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड यानी हम लोग जो हैं अपने घर के लिए जो खर्चा करते हैं कंजप्शन के लिए, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड हो गया। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है वो समझ आ गया, और ये तीनों कंपोनेंट्स भी समझ आ गए। बट नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या है, आप सभी को पता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। जिन्हें भी पता है प्लीज कमेंट करके बताइए नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स। वीडियो पोस्ट कीजिए, कमेंट करके पहले इसके एग्जांपल्स बताइए मुझे।
तो जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, लाइक टेम्पल, चर्च एंड एनजीओस। तो ये सारे हमारे जो है वो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ये पैसा कमाने के, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इन सभी का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते ये लोग, उसके बावजूद भी ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ टेम्पल, चर्चेज, एनजीओस, और बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, हर चीज के इकोनॉमिक्स में बहुत ही एग्जांपल्स हैं, बट हम 1 घंटे के लेक्चर या 30 मिनट्स के लेक्चर में कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कवर हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। देखो, जिस तरह मैंने आपको बोला क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। अगर वीडियो की स्पीड कम लग रही हो तो 2x पे कर लीजिए, 1.5x पे कर लीजिए। कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं, वहां से सेटिंग कर सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, और अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो कम भी कर सकते हैं स्पीड, ओके। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, जिस तरह मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को बांटने को कहा था, उसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी बांट दीजिए। इन्वेस्टमेंट अलग हो गई और एक्सपेंडिचर अलग हो गया है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उस पे करने वाला जो खर्चा है वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर्स is called investment expenditure. So investment expenditure is जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए, कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, वो सबसे पहले एक प्लांट खरीदेगा और मशीनरी लगाएगा। प्लांट मतलब पौधा नहीं है यहाँ पर, प्लांट मतलब एक फॉर्म खरीदना, एक जगह खरीदना, एक फैक्ट्री खरीदना जहां पर वो मशीनरीज वगैरह लगाएगा अपनी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने प्लांट एंड मशीनरी ली, उस प्लांट एंड मशीनरी के बाद उसने ब्रेड का प्रोडक्शन शुरू किया या बिस्किट्स का प्रोडक्शन शुरू किया, ठीक है। तो जब वो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए उसने क्या की? एक इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए उसने कई लाखों का खर्चा भी किया, कई सारा एक्सपेंडिचर भी किया एक इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट कौन सी है? हमारी प्लांट एंड मशीनरी। उसने प्लांट और मशीनरी खरीदा, उसके लिए एक्सपेंडिचर किया, तभी उसकी इन्वेस्टमेंट बनी, ठीक है। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, हमारी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इन फ्यूचर उसे बेच देंगे, उससे कमाई हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा भी तो लगाना पड़ेगा। तो जब आपके पेरेंट्स उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा लगाएंगे, वो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा खर्च किया वो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर हुआ? मम्मी पापा वाला एग्जांपल अच्छे से याद रहेगा, इजी है। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जिस तरह हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कुछ कंपोनेंट्स है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी 2 कंपोनेंट्स है, बस, ज्यादा नहीं है। एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी प्लांट और मशीनरी, लॉन्ग टर्म के लिए हो गई। एक मशीनरी खरीद ली तो उसे कम से कम 10 या 20 साल तो मशीनरी को हम चलाएंगे। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लाइक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा? जैसे प्लास्टिक की बोटल्स या प्लास्टिक के बकेट्स वगैरह बनाने के लिए एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल आता है जिसे हम दाना बोलते हैं, प्लास्टिक दाना होता है, वो टुकड़ों में होता है, उस टुकड़े के थ्रू प्रोडक्शन होता है और फिर हम बकेट्स, बॉटल्स, ये सब प्लास्टिक के बना पाते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के बीट्स होंगे, वो हमारा रॉ मटेरियल हुआ। तो ये हमारी एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गई। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो देखिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में डिफरेंस मैंने अच्छे से समझा रखा है। अगर हम न्यू फैक्ट्री बाय करते हैं वो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी, मशीनरी बाय करते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं ऑफिस के लिए, तो वो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, और ये हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पज से। और वहीं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चेंज इन द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो इसमें अनसोल्ड गुड्स जो है हमारे रॉ मटेरियल, ये सब हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर ही पहले ही दे दिया है।
तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको वैसे बता दिया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक बार अच्छे से समझते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। एन इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ, आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आज उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लाइक मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो आज उसका कोई कंजप्शन नहीं करेंगे, आज उस पर वो रहने नहीं जा रहे हैं, बट इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए वो उसे इकट्ठा कर रहे हैं, फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ, फ्यूचर के लिए उस वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। और इस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक पूंजी बना रहे हैं हम, ठीक है, कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। एक घर खरीद लिया, कैपिटल हमारी क्या है, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये हमारी कैपिटल है। तो ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो भी हमारी कैपिटल हुई। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जो होती है हमारी, उन्हें हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट। इन तीन पार्ट्स में एक तरीके से समझ लीजिए डिवाइड है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। किस तरीके से, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। और काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन सब में कंफ्यूज होते ही हैं। तो आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है कैपिटल गुड्स के ऊपर, जो हम पूंजी खरीद रहे हैं उसके ऊपर जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुई। डेप्रिसिएशन क्या हुआ, depreciation is the reduction in the value of assets over time due to their uses or obsolescence। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट है, लाइक मशीनरी, मैंने आपको बताया कि अगर हम मशीन या कोई स्कूटी खरीदते हैं, उस स्कूटी को हम 6 साल बाद अगर बेचते हैं तो हमें उसका उतना दाम नहीं मिलेगा जितने में हमने खरीदी थी, ठीक है। अगर हमने 1 लाख की स्कूटी खरीदी थी तो वो 50,000 की बिकेगी। तो ये किस वजह से हुआ, ये डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू पे हमारी जो एसेट है, जो हमारा स्कूटी है, उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है, डेप्रिशिएट हो गई। क्लियर। अब डेप्रिसिएशन मैंने आपको नेट इन्वेस्टमेंट से पहले क्यों पढ़ाया है ये समझिए। सो नेट इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो नए कैपिटल गुड्स पर लगता है, लेकिन इसमें ये डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, ठीक। जो भी हमारे कैपिटल गुड्स हैं उसमें जो ये डेप्रिसिएशन है उसे माइनस कर दिया जाता है। ये एक्चुअल में इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हो रहा है ये दिखाता है। क्लियर हुआ। तो इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट से पहले मैंने आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाया कि जो भी वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है, जो भी वैल्यू गिर रही है, उसके बाद उसे डिडक्ट करने के बाद, उसे माइनस करने के बाद हमें मिलता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, और नेट इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है वो माइनस डेप्रिसिएशन के बाद जो कैपिटल स्टॉक आएगा वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट हुई। और डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट की जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गई तीनों टर्म्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला और एग्जांपल सब समझा रखा है। तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसे पढ़ के देखेंगे तो आपको सारा इजीली समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये तीनों चीजों को समझा रखा है। अब फॉर्मूला देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर तो उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन न्यू कैपिटल गुड्स। तो टोटल में हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी नए इक्विपमेंट खरीदती है और अपने इन्वेंट्री लेवल को बढ़ाती है तो इन दोनों का टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, इसमें हमारा मैंने आपको बता दिया, जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट हमारा मिल जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, अगर नेट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, जो फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। फ्यूचर में प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। एंड डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया, किसी भी एसेट की वैल्यू में जब रिडक्शन आता है, कोई भी नॉर्मल वियर एंड टीयर भी हो जाता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं।
एक मशीन 10 साल तक चलनी चाहिए, तो हर साल उसकी वैल्यू जो है थोड़ी कम होती है और ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, 10 साल तक चलनी चाहिए पर हर एक दिन उसकी वैल्यू जो होती है वो डेप्रिशिएट करती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, जो रिडक्शन हो रहा है वैल्यू में वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर? तो आज के बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन में आई होप आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये कुछ की डिफरेंस है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट वर्सेस डेप्रिसिएशन। वही सब है जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है। जब विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन होता है तो वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, और जब डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करते हैं तो वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है। वही हमारा डेप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड नेट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द न्यू एडिशन टू कैपिटल आफ्टर रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट टू डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद जो भी हमारा नया एडिशन है कैपिटल का वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन जो भी रिडक्शन आया कैपिटल की वैल्यू पर वो हमारा डेप्रिसिएशन होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारे आज के ये चारों टॉपिक्स कवर हो गए हैं। सभी गुड्स हमने अच्छे से पढ़े, एक बार रिवीजन के लिए देख लीजिए। 4 गुड्स की बात की, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात की, इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये समझा हमने, और इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या है उन्हें समझा, और स्टॉक एंड फ्लोज क्या होते हैं उसे भी बहुत अच्छे से समझा। इन्वेस्टमेंट में हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है उन्हें भी अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और सभी कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पर हम डिफरेंट टाइप के डेप्रिसिएशंस को समझेंगे, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है इसे समझेंगे। ठीक है, और ये सभी कॉन्सेप्ट आपके जब हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पार्ट 2 को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर चैप्टर को, हर क्लास को अच्छे से लीजिएगा। सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।